Good afternoon, Mr. Manoj Tiwari. So, we are gonna talk about how the crime branch in Sikkim works and what is most of the things which are related to cybercrime, narcotics, and policing in a place like Sikkim. And also, we will talk some of his achievements in his 22 years of long service. So, sir, so पहले बात करते हैं सर, आपने पहले किस साल में आपने आईपीएस ज्वाइन की थी और कहाँ कहाँ आपने काम किया? मैं 2003 बैच का आईपीएस हूँ और सिक्किम कटर मेरा मैंने 2003 में ज्वाइन किया। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के लिए। इसके बाद मैं वहाँ से नेशनल पुलिस एकेडमी में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको करने गया और हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। वहाँ से करने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ अटैच हुए, लगभग 1 साल का समय था। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सिक्किम में गेजिंग में हुई। मैं वहाँ पे गेजिंग रहा, एएसपी हेडक्वार्टर रहा और फिर मैं एडीसी टू गवर्नर के रूप में राजभवन में मैंने अपनी सेवाएँ दी। फिर वहाँ से मेरी इंडिपेंडेंट यूनिट में पहली पोस्टिंग हुई थी कमांडेंट एएसपी पांगथान में, जहाँ पे मैं लगभग 2.5 साल रहा। फिर मैं एएसपी साउथ डिस्ट्रिक्ट होता था, आजकल नामची डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे करीब 2.5 साल रहा। और फिर उसके बाद में गेंगटोक में रहा, मैं एएसपी ईस्ट जोन होता था गेंगटोक डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ से मैं प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश गया, जहाँ पे मैं एसपी औरैया, एसएसपी झांसी, एसएसपी मुरादाबाद, एसएसपी सहारनपुर, कुछ दिनों के लिए एसएसपी एसपी, फिर डीआईजी रेंज चित्रकूट और बटालियन में कमांडेंट भी वहाँ पर रहा थोड़े समय के लिए। 26वीं महीने पीएससी गोरखपुर और 27 महीने पीएससी सीतापुर में। इसके बाद में फिर हेडक्वार्टर में भी मेरी पुलिस हेडक्वार्टर में डीआईजी कार्मिक के तौर पर पोस्टिंग हुई एसटीएफ के बाद। फिर उसके बाद मैं डीआईजी चित्रकूट मंडल रहा, डीआईजी आजमगढ़ रहा और डीआईजी जेल भी मैं करीब कुछ हफ्तों के लिए रहा। तो इस तरह से हमने किया। फिर वहाँ से वापस आने के बाद में सिक्किम में मैं यहाँ पर डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस प्रमोशन के बाद 2020 से 21 में कोविड के ही दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में रहा। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो फायर की मॉडर्नाइजेशन की सारी स्कीम जमा की है, जो आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत सारे इक्विपमेंट फायर के नए खरीदे गए, फायर स्टेशन सेंक्शन हुआ, वहाँ पर क्वार्टर रिव्यू फायर का उसी हिसाब से कराया गया, जिससे लोगों का कैरियर प्रोग्रेशन भी सुनिश्चित हुआ और जो नए स्टेशन बन रहे हैं उनके लिए पोस्ट भी सेंक्शन हुए, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट हुई। और इसके बाद में फिर मैं आईजीसीआईडी साइबर क्राइम के तौर पर 2022 सितंबर अगस्त से यहाँ पे हूँ। लगभग मुझे 2.5-3 साल होने जा रहा है इस पर। यहाँ पर सीआईडी में जो भी केसेज इकोनॉमिक ऑफेंसेस के हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, इसके अलावा जो और केसेज जो अनवर्कड आउट हैं वो मोस्टली यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी का जो I4C है भारत सरकार का, उससे कोऑर्डिनेशन वो सीआईडी करता है। साथ ही हमारे पास एक ASTU पुलिस स्टेशन है, जो अलग यूनिट है, जिसमें डीआईजी और बाकी सारे ऑफिसर्स उनके सेटअप में तैनात हैं, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। इसके अलावा अभी नई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी बना है, ANTF, जो कि हाल ही में कार्यरत हुआ। ड्रग्स के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ एंटी ड्रग्स और साडा के NDPS जो केसेज हैं उसको डील करने के लिए। SCRB जिसको बोलते हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो भी सीआईडी के अंदर ही आता है। इसके अलावा स्टेट का फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, वो भी सीआईडी के अंतर्गत आता है। आपके 9 यूनिट जो देखते हैं स्पेशलाइज यूनिट है, जिसमें डॉग स्क्वाड होता है, वो भी सीआईडी के ही अंदर आता है। यानी कि पूरी यूनिट आपकी रानीपुर में है इस्टेब्लिश है और ट्रैक करने का काम करते हैं। उसमें नए के 9 यूनिट्स भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं 5 और। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे जो CCTNS का प्रोजेक्ट और जगहों पर राज्य में कंप्यूटर उसको बोलते हैं या कहीं पे कुछ और बोलते हैं, कम्युनिकेशन का जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सारा सीआईडी के ही अंतर्गत कार्यरत है। तो फोरेंसिक का जो यूनिट है और साइबर क्राइम साइबर फोरेंसिक का वो भी सीआईडी के अंतर्गत ही काम करता है। तो सर, आईजीपी क्राइम ब्रांच होने के बावजूद आपके क्या क्या पावर्स है, एज मतलब रिलेटेड टू आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर या आईजीपी फायर?
मतलब उनके अलावा क्या नहीं, सभी स्पेशलाइज यूनिट है, सीआईडी स्पेशलाइज यूनिट है। पावर सर अधिकारियों की वो ब्रांच की जो कार्य क्षेत्र है उसमें उनका सुपरविजन करना और उन कार्यों को समय से पूरा करवाना, टास्क करना, यही काम है। जो भी हमारी यूनिट में काम है, साइबर क्राइम जो रिपोर्ट होता है वो टाइमली डिटेक्ट हो। इसके अलावा प्लानिंग मॉडर्नाइजेशन का भी मेरे पास ऐसे चार्ज है। जो आज की तारीख में सारे थानों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है ICJS 2.0 प्रोजेक्ट में, जिसके तहत सारे थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, नए कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, आइरिस प्रिंट डिवाइसेस, जिसको नाफिस बोलते हैं, मोबाइल डाटा टर्मिनल, ये सब दिए जा रहे हैं। सबको इंटीग्रेट किया जा रहा है। कोर्ट और प्रोसिक्यूशन ब्रांच, फोरेंसिक साइंस, जेल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये सबको कोऑर्डिनेट करके एक जगह जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है ICJS 2.0, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी CID। इसके साथ ही जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड हैं या वित्तीय धोखाधड़ी के बड़े केसेज होते हैं, जैसे और राज्यों में आपने देखा होगा इकोनॉमिक ऑफेंसेज होता है, या SIT होता है, वो काम भी यहाँ पे CID करती है। तो केस टू केस जो होता है हमारे पास पुलिस ऑफिसर की वो सारी शक्तियाँ हैं जो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं कानून के हिसाब से। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देश में है प्रक्रिया के तहत, उसके तहत जो भी इन थानों का जो केस होता है उस केस में जो शक्तियाँ पुलिस की हैं वही CID की हैं। और हमारा डिविजन जो है हमारे थानों का थ्रू आउट द स्टेट होता है। और जो केसेस DG ट्रांसफ़र करते हैं या देते हैं या अदरवाइज जिनके लिए हम नोडल हैं उन केसेस को, स्पेशलाइज्ड केसेस को हम करते हैं। बाकी पुलिस स्टेशन में जो डे की डे रिपोर्टिंग है या सारे मामले रिपोर्ट हो जाते हैं, बट जो उनके कैपेबिलिटी, रिसोर्स और स्पेशलाइजेशन के चलते जिसको टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फील्ड होता है थाने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन में उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती, तो उस तरह के केसेज इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पे थाने के पास रिसोर्स कम है या फर्दर टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत हो, CID को ट्रांसफर होते हैं। सर मतलब IPC और BNS में क्या फर्क है? मतलब BNS क्या IPC से इफेक्टिव है लॉ है या? देखिए, जहाँ तक आप भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, यह आधुनिक युग का कानून है और इसका दृष्टिकोण न्याय सुनिश्चित करना। जब ब्रिटिश रूल भारत में था उस समय आई थी IPC, इंडियन पेनल कोड, और उसका मूल उद्देश्य था दंड निर्धारित करना कि आप कुछ करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा आज़ादी के आंदोलन में कितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने स्वशासन के लिए, स्वाधीनता के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। उनकी सारी की सारी मांगें मानवाधिकार के दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से उचित थी, लेकिन उनको दंडित किया गया, जेल में डाला गया, क्योंकि IPC में उन्होंने ऐसे प्रावधान बना रखे थे। अब वो प्रावधान अप्रासंगिक हो गए थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारा देश 75 साल पूरे करने जा रहा था और दुर्भाग्य से पुराने कानून चल रहे थे जिसमें कई धाराएं इस तरह की थी जो कि हमें कॉलोनियल लेगेसी को भी याद दिलाती थी। और यहाँ तक कि संहिता का नाम भी जो IPC था वो उस दौर से जुड़ा हुआ था। ऐसे में आज़ाद भारत में जबकि हम 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये बहुत आवश्यक था कि हमारा अपना कानून हो, हमारी अपनी बनाई हुई प्रक्रिया हो, और उस दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम भारतीय संसद ने उठाया, नया कानून पास किया और उसको लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से, और हम 1 जुलाई 25 को उसके 1 साल पूरे करने जा रहे हैं। इस समय हम लोगों का मुख्य जो है, जैसा कि आपने कहा BNS कहने से पता नहीं चलता कि ये कौन सी संहिता है या क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि सब लोग कहें इसको भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय और दंड का अंतर आप स्वतः समझ जाइए। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, कहानी देखी होगी, जहाँ कोई आदमी जिसने अपराध नहीं किया, गलती से भी हो गया, लेकिन उसे दंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दंड भी है। आज के प्रावधान में क्या है? न्याय। और इसकी व्यवस्थाएं कहाँ दी गई हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि यदि आपने गलत नहीं किया है तो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आप जैसे देखिएगा संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि हम व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली वंशता बढ़ाने के लिए, ठीक है, तथा उनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विश्वास एवं नेतृत्व की क्षमता
उपासना की स्वतंत्रता, इस तरह की बातें प्रस्तावना में कही गई हैं। तो उन चीज़ों को सुनिश्चित करने की बात तो प्रस्तावना में थी, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है, जैसे आपके घर में चावल ला के रखा है, लेकिन पकेगा कैसे, उसका पुलाव पकाइएगा या कैसे पका के खाइएगा, और उसके लिए बर्तन और पात्र और ईंधन, इन सब चीज़ों की भी जरूरत होती है। वो चीज़ें नहीं थी। प्रावधान तो था कि राशन है, लेकिन उसको पकाने का, प्रोसेस करने का और सुस्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सर्व करने का जैसे प्रक्रिया होती है ना भोजन प्रोसेस से, वो चीज़ मिसिंग थी कहीं ना कहीं। अब जो है उस चीज़ को किस लागू किया जा रहा है, और इसके प्रचार प्रसार और जनता तक इसको पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ICGS 2.0 में इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया, तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो स्वयं जाने, उनको बोध हो। अब जैसे ज्ञान और बोध दो चीज़ें होती हैं, आपके माध्यम से हम लोग बोध कराना चाहते हैं। ज्ञान जैसे हर तंबाकू के पैकेट पे लिखा है कि तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर, ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन तब भी लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि बोध नहीं होता। बोध होने से बोधिसत्व हो जाता आदमी, उसको उस ज्ञान को जब आप जीवन में व्यवहार में उतार लें, ये हमको जो है ज्ञान तो हो गया कि नई कानून की व्यवस्था स्थापित हुई है, नई प्रक्रिया हुई, नए कानून आए हैं, लेकिन इसका बोध कराना आवश्यक है। और इस बोध की प्रक्रिया में मेरा विश्वास है कि आप जैसे युवा आगे आएंगे और इस ज्ञान को बोध के स्तर पर